स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब माणिकपुर राज्य के राजा समरसेन का इकलौता बेटा था जिसका नाम था रतन सेन। राजा ने अपने बेटे रतन सेन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया था, जहां पर उसे सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें नृत्य, गायन और संगीत शास्त्र भी शामिल थे। परंतु राजकुमार की सबसे ज्यादा दिलचस्पी संगीत में थी और वो बचपन से ही संगीत कला का अभ्यास करने लगा। जब तक वो जवान हुआ, वो संगीत की कला में बहुत ही माहिर हो चुका था। जवान होने के बाद भी वो अक्सर अपने गुरु के आश्रम में आया करता। राजकुमार का संगीत सुनकर उसके गुरु बहुत ही खुश हो जाते थे। जब राजकुमार गाना गाता तो उसका गाना सुनकर मनुष्यों के साथ साथ आसपास के सभी पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु इसके साथ साथ एक समस्या ये थी कि राजकुमार को संगीत के अलावा किसी और विषय में दिलचस्पी ही न रही। गुरुजी की कुटिया में जाने का एक कारण ये भी था कि वो अपने गुरुजी की बेटी संगीता से प्रेम करता था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। परंतु राजा समरसेन के लिए राजकुमार का संगीत में इतना ज्यादा दिलचस्पी लेना एक चिंता का विषय बना हुआ था और इसीलिए एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ और ऋषि संगीतज्ञ को मेरे सामने पेश करो। वहीं पर मौजूद मंत्री ये सब देख रहा था और वो राजा से बोला, महाराज क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ महामंत्री जी, बात ही चिंता की है। दरअसल मैं अपने राज्य के लिए चिंतित हूँ, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। परंतु महाराज, युवराज के होते हुए ये कोई चिंता की बात नहीं हुई। राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी आप तो जानते ही हैं कि राजकुमार रतन सेन का संगीत में इतना ज्यादा रुझान और राजपाट के कामों में दिलचस्पी ना लेना, ये बहुत ही चिंता की बात है। तलवार तक पकड़नी नहीं आती उसे, और आप आजकल के हालात तो जानते ही हैं। पड़ोस के राज्यों ने अपनी सैनिक शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा ली है। ऐसी परिस्थिति में क्या राजकुमार संगीत के बल पर अपना राज चला पाएगा? अब मैंने फैसला कर लिया है कि राजकुमार को अब युद्ध कला सीखनी होगी और संगीत कला को छोड़ना होगा। मंत्री बोला, महाराज इतनी ज्यादा कठोरता ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपका इकलौता पुत्र है। यही तो चिंता की बात है मंत्री जी, कि वो हमारा इकलौता पुत्र है। आपको तो पता ही है कि हमने उसे पाने के लिए कितनी मुश्किलें सही हैं। मंत्री बोला, अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज। राजकुमार को पाने के लिए आपने कितने तीर्थों की यात्रा की, कितने पूजा अनुष्ठान करवाए, गरीबों को खाना खिलाया और कई दान पुण्य किए। इतनी मन्नतों के बाद आपको पुत्र मिला और उस पर आपको महारानी जी की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। महाराज मेरी राय तो ये है कि सबसे पहले हमें राजकुमार को ऋषि संगीतज्ञ के आश्रम में जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा राजकुमार में हथियारों के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए उन्हें शिकार पर भेजें, उन्हें युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाए और फिर अगर जरूरत पड़े तो उन्हें युद्ध में भी शामिल किया जाए। राजा ने कहा, मंत्री जी मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी दौरान सैनिक ऋषि संगीतज्ञ को बुलाकर राजा के सामने ले आए। ऋषि ने पूछा, राजन मुझे इस तरह से दरबार में क्यों बुलाया गया है? राजा ने कहा, ऋषिवर आप तो जानते ही हैं कि रतन मेरा इकलौता बेटा है और इस राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी भी है, और इस आयु में आकर भी उसकी रुचि राजपाट के कामों में ना होकर संगीत कला में है। यही मेरी चिंता का कारण है। ऋषि महाराज बोले, परंतु राजन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उस पर माता सरस्वती की कृपा है। परंतु ऋषिवर उसके मन में राजपाट के प्रति रुचि पैदा करके आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऋषि महाराज ने पूछा, लेकिन वो कैसे राजन? ऋषिवर मैं चाहता हूँ कि आप राजकुमार को संगीत से दूर कर दें। ऋषि ने कहा, ये तो असंभव है राजन, क्योंकि संगीत राजकुमार के प्राण हैं। उन्हें संगीत से दूर करना
मानो उनके प्राणों को हर लेना हो। परंतु ऋषिवर, अपने देश की रक्षा करने के लिए हमें इस काम को करना ही होगा, वरना आने वाला वक्त हमें धिक्कारेगा कि हमने अपने राज्य को एक ऐसा राजा दिया जो ठीक से अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। आप उसके गुरु हैं ऋषिवर, आप उसे समझाइए कि उसे संगीत के अलावा राजकाज के कार्यों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। हो सके तो आप उसे अपनी कुटिया से दूर रखिए। ऋषि ने कहा, महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन जब राजकुमार अपने गुरु की कुटिया में पहुंचा तो गुरुदेव उसे समझाने लगे, युवराज, अब तुम्हें संगीत कला को छोड़कर युद्ध कला का प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं गुरुदेव, आप ऐसा मत कहिए। मैं भला संगीत कैसे छोड़ सकता हूँ? संगीत में तो मेरी जान बसती है गुरुदेव। अगर आप मेरी जान ही मुझसे छीन लेंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? ऋषि बोले, युवराज, आपको अपने राज्य के प्रति कर्तव्य से जो बात भी विमुख करे उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो। तुम संगीत की लगन में ये भूल गए कि तुम एक राजकुमार हो और इस राज्य के होने वाले राजा भी हो। राजकुमार रतन सेन वहां से चला गया और फिर वो अपने गुरु की बेटी संगीता के पास पहुंचा तो वो भी राजकुमार को समझाते हुए कहने लगी, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हें संगीत कला को छोड़कर अब युद्ध कला और राजपाट को चलाने की कला सीखनी चाहिए। राजकुमार बोला, मगर संगीता, बिना बात के किसी का खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजकुमार, शस्त्र केवल किसी का खून बहाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा करने के लिए भी उठाने होते हैं। रतन, अब तुम यहाँ पर तभी आना जब तुम युद्ध कला में पूरे माहिर हो जाओगे। तुम्हें मुझे ये वचन देना होगा। राजकुमार बोला, संगीता, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? नहीं रतन, मैं तो तुम्हें देखे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि आने वाला समय मुझे ये दोष दे कि मैंने माणिकपुर का उत्तराधिकारी छीन लिया? ठीक है संगीता, तो फिर अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं युद्ध कला में माहिर हो जाऊंगा और अपने राज्य की बागडोर संभालने के लायक हो जाऊंगा। रतन, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। और इसके बाद राजकुमार रतन सेन युद्ध कला सीखने में लग गया। कई महीनों की मेहनत के बाद रतन सेन अब शस्त्र चलाने में माहिर हो चुका था। इसी दौरान एक दिन सेनापति ने राजा को ये सूचना दी, महाराज, पड़ोसी राज्य के सैनिक हमारी उत्तर दिशा की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी तरफ से हमला होने का खतरा है। राजा ने कहा, क्या? तो सेनापति, आप भी जवाबी हमले की तैयारी कीजिए। और हाँ, राजकुमार भी इस युद्ध में हमारे साथ चलेगा। लेकिन महाराज, राजकुमार अभी इतने काबिल नहीं हुए कि उन्हें युद्ध में ले जाया जा सके। राजा ने कहा, सेनापति, युद्ध रोज रोज नहीं होते। मेरी राय में तो ये राजकुमार का इम्तिहान लेने का समय है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए। इसके बाद सेनापति राजकुमार को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने लगी। संगीता को जब राजकुमार के युद्ध क्षेत्र में जाने का समाचार मिला तो वो माता सरस्वती से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, इस युद्ध में राजकुमार की रक्षा करना। इधर राजकुमार दुश्मन की सेना से जूझ रहा था, परंतु अंदर ही अंदर वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि उफ, ये लोग कैसे एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। दूसरी तरफ आश्रम में बैठी हुई संगीता ने माता सरस्वती की आराधना करने के लिए अपनी वीणा के तार छेड़ दिए। ऋषि का आश्रम युद्ध क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए जब संगीता ने अपनी वीणा के तार छेड़े तो वीणा का मधुर संगीत युद्ध भूमि तक भी पहुंच रहा था। एक तो राजकुमार का मन वैसे भी युद्ध क्षेत्र में नहीं लग रहा था, ऊपर से वीणा की इस मधुर ध्वनि ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और युवराज ने युद्ध से अलग होकर अपना घोड़ा वीणा की आ रही आवाज की तरफ मोड़ दिया। ये देखकर सेनापति ने कहा, अरे ये युवराज कहाँ चल दिए? युद्ध क्षेत्र में मौजूद राजा ने कहा, मुझे मालूम है कि राजकुमार कहाँ जा रहा है। सेनापति, तुम युद्ध क्षेत्र को संभालो, मैं अभी राजकुमार को लेकर आता हूँ।
और राजा ने अपना घोड़ा राजकुमार के पीछे लगा दिया। दूसरी तरफ संगीता, जो कि माता सरस्वती की आराधना करने के लिए वीणा को बजा रही थी, उसका ध्यान घोड़े की टापों से भंग हुआ। तो उसने सोचा, अरे कहीं ये राजकुमार रतन सेन तो नहीं। ये सोचकर संगीता द्वार की तरफ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। राजकुमार, जो कि आश्रम के बाहर पहुंच चुका था, उसने बंद दरवाजे पर संगीता को आवाज दी और कहने लगा, संगीता, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया और तुमने वीणा बजाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी वीणा सुनने के लिए ही तो मैं युद्ध भूमि से आया हूँ। राजकुमार की बात सुनकर संगीता को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, राजकुमार, आप युद्ध भूमि में वापस चले जाइए, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। लेकिन संगीता, तुम ऐसा मत करो। इसी दौरान वहां पर गुरुदेव भी आ गए। राजकुमार ने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव। ऋषि को भी इस बात का क्रोध था और वो गुस्से में आकर कहने लगे, मत कहो मुझे गुरुदेव, तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। संगीत का भला ऐसा भी क्या दीवानापन जो आपको आपके बाकी सभी कर्तव्यों से दूर कर दे। चले जाओ यहाँ से। उसी समय राजा समरसेन भी वहां पर आ गया और बोला, राजकुमार, इस तरह कायर मत बनो। युद्ध का क्षेत्र ही वीरों की कर्म भूमि है। और फिर राजकुमार अपने पिता के साथ वापस चल दिया। राजा मन ही मन ये सोचने लगा कि जब तक ये दोनों बाप बेटी यहाँ पर हैं, राजकुमार का मन किसी काम में लग ही नहीं सकता। इन दोनों का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। महाराज और राजकुमार के जाने के बाद वहां पर दो घुड़सवार आए और फिर उन्होंने कुटिया में आग लगा दी। आग लगाने के बाद दोनों घुड़सवार जंगल में गायब हो गए। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन एक सैनिक ने राजा को ये खबर दी, महाराज, दुश्मन सेना ने ऋषि संगीतज्ञ की कुटिया को आग लगा दी और सब कुछ तबाह कर दिया। तभी राजकुमार बोला, गुरुदेव और संगीता तो ठीक है ना? उनका तो कुछ भी पता नहीं चला युवराज। संगीता के कुछ गहने और शत्रु सेना के हथियार मिले हैं, बाकी सब कुछ जलकर राख हो गया है। युवराज दुखी होते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और संगीता करता हुआ वो महल से निकला और जंगल की तरफ दौड़ गया, जबकि उसके पिता उसे आवाजें देकर रोकते ही रह गए। जब राजकुमार घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। भयंकर गर्जना करते हुए राजकुमार चीखने लगा, हत्यारों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी राजकुमार के पीछे पीछे और लोग भी वहां पर पहुंच गए। सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, लगता है राजकुमार ये हादसा सह नहीं पाए और बेहोश हो गए हैं। बेहोश राजकुमार को उठाकर महल ले जाया गया। राजवैद्य को बुलाया गया और राजवैद्य के इलाज के बाद जब राजकुमार को होश आया तो राजा अपने पुत्र से कहने लगा, कैसे हो बेटा? तुम हिम्मत से काम लो, होनी को भला कौन टाल सकता है? तुम अपने आप को संभालो। राजकुमार अपने पिता को कुछ कहने की कोशिश करने लगा, परंतु उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी भावनाओं को अपने पिता से नहीं कह पा रहा था। असल में राजकुमार अपनी आवाज खो चुका था। तब महाराज ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, राजकुमार की आवाज को क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? वैद्य कहने लगा, महाराज, युवराज उस हादसे को सह नहीं पाए और अपनी आवाज खो बैठे। ये सुनकर राजा को एक धक्का सा लगा और वो बोला, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? उसी वक्त एक सैनिक वहां पर आया और बोला, महाराज, हमारे एक दूसरे पड़ोसी प्रीतमगढ़ राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया है और ये आक्रमण दक्षिण दिशा की ओर हमारी सीमा पर किया गया है। परेशान होते हुए राजा बोला, अरे ये मुसीबत भी अभी आनी थी। एक तरफ से उत्तर दिशा का हमला अभी संभला नहीं कि दक्षिण से भी हमला हो गया। अपने दो दो दुश्मनों से हम कैसे निपटेंगे? इसके बाद राजा ने दक्षिण में होने वाले हमले का सामना किया और जबकि सेनापति उत्तर दिशा से होने वाले हमले का सामना कर रहा था। राजा युद्ध भूमि में
अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। लेकिन अपने बेटे के गूंगे हो जाने का गम और राज्य की सीमाओं पर बढ़ते हुए हमलों के कारण राजा का ध्यान अब बढ़ चुका था। युद्ध करते हुए भी महाराज का ध्यान रह रहकर अपने बेटे की तरफ जा रहा था। ऐसे ही एक पल में एक भाला हवा में तैरता हुआ आया और राजा की पीठ में जा घुसा। ये देखते हुए वहीं पर मौजूद महामंत्री ने राजा को उठाया और जख्मी राजा को अपने साथ लेकर वो युद्ध से दूर एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचा। उसने जख्मी राजा को जमीन पर लेटा दिया। तब राजा ने कहा, महामंत्री जी, इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए, मैं एक राज आपको बताना चाहता हूँ। महामंत्री, राजकुमार की आवाज चले जाने की वजह मैं हूँ। मेरे ही कारण मेरे बेटे की आज ये हालत हुई है। मैंने ही ऋषि संगीतज्ञ की कुटिया में आग लगवाई थी। मंत्री ने पूछा, लेकिन क्यों महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? मंत्री जी, कल जब युवराज युद्ध भूमि को छोड़कर वीणा की आवाज सुनते हुए जब ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा था, तो इस बात से मेरे मन में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हो गया था। मैंने सोचा कि ये दोनों पिता और पुत्री मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार हैं, और मैंने गुस्से में आकर उनकी कुटिया में आग लगवा दी और मैंने उन दोनों को चंदन वन के घने जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। मंत्री बोला, महाराज, इसका मतलब वे दोनों जिंदा हैं और चंदन वन में हैं। मंत्री जी, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि ये राज अभी आप अपने दिल में ही रखेंगे और सही समय आने पर राजकुमार को बताएंगे, क्योंकि इस समय यही हमारे राज्य के हित में है। मंत्री जी, मुझे वचन दीजिए। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस बात को रहस्य ही रखूंगा और सही समय आने पर मैं राजकुमार को इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद राजा के प्राण निकल गए। सारा राज्य इस शोक में डूब गया। राजा की चिता को राजकुमार ने अग्नि दी। अभी महाराज की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी एक सैनिक एक और समाचार लेकर आ गया। वो मंत्री से कहने लगा, महामंत्री जी, दुश्मन देश की सेना ने एक बार फिर से आक्रमण कर दिया है। मंत्री घबरा गया और कहने लगा, इस समय अब क्या होगा? हमारी सेनाओं का नेतृत्व अब कौन करेगा? वहीं पर खड़ा हुआ राजकुमार, जिसके मुंह से अब शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन उसने जोरदार चीख मारी। उसकी ये चीख इस बात का संकेत थी कि वो दुश्मनों के साथ भिड़ने को तैयार है। उसके पिता की मौत ने उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भर दिया था। राजकुमार अपनी सेना को लेकर रण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसने रण क्षेत्र में जाते ही भयंकर मार काट मचा दी। ये देखते हुए राजकुमार की सेना में भी अब उत्साह भर आया था। राजकुमार के युद्ध कौशल और उसके सैनिकों का ये उत्साह देखकर दुश्मन देश की सेना वहां से भाग निकली और उधर दूसरी तरफ से हमला कर रहे राजा ने जब पहले राजा की हार देखी तो उसने भी अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस तरह से माणिकपुर में अब पूरी तरह से शांति हो चुकी थी। राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग ये कह रहे थे कि ये सब राजकुमार के कारण ही हुआ है। ये सब उनकी वीरता का ही नतीजा है। जब राजकुमार रण क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करने के बाद अपने नगर वापस आया तो राज्य की सारी प्रजा ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत करने लगी। मगर युवराज अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर वो सोचने लगा कि जिस संगीत के कारण मेरा सब कुछ लुट गया, उसे मैं अपने राज्य में अब बजने नहीं दूंगा। इसके बाद पूरे राज्य में एक घोषणा की गई, सुनो सुनो नगरवासियों, हमारे नए राजा के इस लिखित आदेश के अनुसार हमारे राज्य में किसी भी तरह के संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राजा का आदेश है कि हमारे राज्य का कोई भी आदमी इस आदेश का उल्लंघन ना करे। अब राजकुमार रतन सेन ने अपने राज्य का राजपाट संभाल लिया था और वो इसके लिए अब अपने आदेश लिखित में देता था। उसे अपने मंत्रियों और अपने बाकी साथियों के साथ जो भी बात करनी होती वो एक कागज में लिखकर उन्हें दे देता। परंतु इस सारी घटना के बाद राजकुमार के स्वभाव में
अब काफी परिवर्तन आ चुका था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही शब्द गूंजता रहता, बदला, बदला, अपने पिता की मौत का बदला। और फिर राजकुमार ने एक लिखित आदेश अपने मंत्री को दिया। वो आदेश पढ़ने के बाद मंत्री ने दरबार में कहा, हमारे दरबार के सभी दरबारियों को राजा का ये आदेश है कि जब हमारा कठिन समय चल रहा था तो पड़ोस के राज्यों ने हम पर हमला किया, जिसमें हमारे महाराज की मृत्यु हो गई। और अब समय आ गया है जब हम अपने महाराज की मृत्यु का बदला उनसे लेंगे। सेनापति ने कहा, राजकुमार, हम बदला जरूर लेंगे। तब मंत्री ने अगला आदेश दिया, सेनापति जी, आपके लिए आदेश ये है कि आप सेना में नए सैनिकों की भर्ती करें। अगले 2 महीने तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और फिर ठीक 2 महीने के बाद हम बदला लेने के लिए आक्रमण करेंगे। सेनापति ने कहा, महाराज की जो आज्ञा, मैं आज से ही अपने काम में लग जाता हूँ। इसके बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को सेना में भर्ती किया गया और फिर दिन रात उनके प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया। ठीक 2 महीने के बाद पड़ोसी राज्य मलुकगढ़ पर हमला कर दिया गया। घमासान युद्ध हुआ और फिर रतन सेन की अगुवाई में मलुकगढ़ को जीत लिया गया। वहां के राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। मलुकगढ़ से बदला लेने के बाद राजकुमार ने बाकी के दुश्मन राज्यों पर भी हमला कर दिया और फिर उन्हें भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। परंतु इस दौरान राजकुमार के स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका था। अब राजकुमार पहले वाला नरम दिल राजकुमार नहीं, बल्कि एक क्रूर राजकुमार बन चुका था। उसके मन में बस यही विचार आते कि मेरा जीवन तबाह करने वालों, मैं सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। अपने दुश्मनों से बदला लेने के बाद भी रतन सेन चुप नहीं बैठा। उसकी युद्ध की प्यास अब थम नहीं रही थी। उसके अंदर अब एक क्रूर आदमी नजर आने लगा था। एक दिन एक सैनिक राजकुमार के पास आकर बोला, महाराज, खजानगढ़ के राजा ने हमारा वो आदेश मानने से इनकार कर दिया जिसमें ये कहा गया है कि उसके राज्य में संगीत और नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राजकुमार ने लिखित आदेश दिया कि उस राजा की इतनी हिम्मत कि वो हमारा आदेश ना माने, उस पर आक्रमण की तैयारी करो। असल में जो राजकुमार पहले संगीत और नृत्य का रसिया था, वो अब तलवार और खून का रसिया बन चुका था। क्रूरता तो जैसे उसके जीवन का अंग बन गई थी और संगीत से उसे नफरत हो गई थी। उसकी क्रूरता का तांडव चारों दिशाओं में गूंज रहा था। पड़ोस के सभी राज्यों को उसने आतंकित कर रखा था। दूसरे राज्यों के राजा भी डर के मारे अपने अपने राज्यों में संगीत पर रोक लगा चुके थे। यहाँ तक कि रतन सेन के अपने राज्य में भी अब लोग परेशान होने लगे थे। उसी के राज्य में एक दिन एक आदमी ने दूसरे से कहा, क्या बात है भाई, घर में पोते का जन्म हुआ है तो क्या गीत संगीत नहीं होगा? दूसरा आदमी बोला, तुम्हें तो हमारे महाराज के आदेश का पता है, ऐसी गलती करके मुझे अपनी खाल नहीं उधड़वानी। गीत संगीत और प्रेम भाव के बिना जैसे सभी खुशियां गायब हो चली थीं। रतन सेन की ये क्रूरता सिर्फ पड़ोस के राज्यों में ही नहीं, बल्कि उसके अपने राज्य में भी दहशत फैलाती जा रही थी। अब पनघट पर पनिहारिनों के गीतों की मधुर ध्वनि नहीं आती थी, ना ही कोई उत्सव की चहल पहल और ना ही किसी त्योहार की खुशियां। मिलजुल कर रहने वाले लोग अब एक दूसरे से कटे कटे से रहते थे। रतन सेन जिस भी रास्ते से गुजरता, मुरझाए और डरे हुए चेहरे उसे दिखाई देते। अब ये एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका था। पड़ोस के राज्यों से बढ़ती हुई दुश्मनी और अपने राज्य में लोगों के बीच में भाईचारे की होती हुई कमी, इस कारण से सभी लोग परेशान थे। यहाँ तक कि रतन सेन की सेना के सैनिकों में भी अब असंतोष फैलने लगा था। सैनिक एक दूसरे से बातें करते, ना जाने कब तक हमें ये युद्ध झेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समझो प्रेम भाव और दोस्ती की भावना तो इस दुनिया से खत्म ही हो जाएगी। जब से हमारे महाराज की मृत्यु हुई है, तब से हमने अपने राजकुमार को कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उनकी खुशियों को तो जैसे ग्रहण लग गया है। ना जाने कब फिर से वो खुशियों भरे दिन आएंगे। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती
एक बार फिर से हमारे राजकुमार की आवाज लौटा दे, ताकि फिर से सब कुछ पहले जैसा खुशनुमा हो सके। राज्य के ऐसे हालात देखकर सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता थी तो वो थे महामंत्री शिवदत्त। वो सोचने लगा, राजकुमार रतन सेन के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आएगा, ये तो खुद कभी हमारे स्वर्गीय महाराज ने भी नहीं सोचा होगा। ना जाने कब तक राजकुमार रतन सेन यूं भीतर ही भीतर घुटते रहेंगे। बस अब और नहीं, इस राज्य की भलाई के लिए मुझे संगीत पर लगे हुए इस प्रतिबंध को तोड़ना ही होगा। किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर मुझे संगीत को वापस लाना ही होगा। इसका बस एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय। और इसके बाद महामंत्री अपने सोचे हुए उपाय को पूरा करने के लिए वहां से चल दिया। और अगली ही सुबह जैसे चमत्कार हो गया। संगीत के मधुर स्वर राजमहल के आसपास के वातावरण में गूंजने लगे। संगीत की ये ध्वनि सुनकर सभी लोग हैरान थे, लेकिन राजकुमार के कानों में जब ये संगीत पड़ा तो उसकी क्रूरता में जैसे उबाल आ गया। संगीत की स्वर लहरियां जैसे वातावरण में नया जीवन घोल रही थी। पक्षी चहचहाने लगे, ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति फिर से झूम उठी हो। परंतु ये स्वर लहरियां सुनकर राजा रतन सेन के मन में ये विचार उठने लगे, कौन है ये गुस्ताख, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर गुस्से में आया हुआ रतन सेन संगीत की ध्वनि जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में तलवार लिए हुए दौड़ पड़ा। कुछ दूर तक जाने पर वो हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे ये रास्ता तो गुरुदेव की कुटिया की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा तो सोचने लगा, अरे वैसी ही कुटिया, लेकिन वो कुटिया तो जलकर भस्म हो गई थी। अब राजकुमार का क्रोध शांत हो चुका था। उस जगह का वातावरण आज भी वैसा ही पवित्र था जैसा कि पहले था। राजकुमार सोचने लगा, सब कुछ पहले जैसा ही है। वीणा से निकलती हुई ये स्वर लहरियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी संगीता बजाया करती थी। यह सब कुछ देखकर उसका हृदय व्याकुल हो गया था। अनजानी आशा लिए हुए वो कुटिया में प्रवेश करता है और सामने संगीता को बैठा हुआ देखकर वो हैरान रह गया। और फिर रतन सेन के मुंह से एक शब्द निकला, संगीता। संगीता बोली, राजकुमार रतन सेन। रतन सेन अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया और उसने आगे बढ़कर संगीता को गले से लगा लिया। संगीता को पा लेने की खुशी से महाराज रतन सेन की आवाज एक बार फिर से वापस लौट आई थी। तभी वहां पर उसके गुरुदेव और महामंत्री भी पहुंच गए। और फिर महामंत्री ने राजा रतन सेन को उनके पिता की कही हुई सारी बात बता दी कि उस दिन ऋषि की कुटिया पर आक्रमण किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता ने करवाया था। सारी बात जानने के बाद रतन सेन ने कहा, ओह, तो ये सब कुछ मेरे पिताजी ने किया था। हाँ महाराज, परंतु ये सब कुछ आपके और इस राज्य की भलाई के लिए ही किया गया था। महामंत्री जी, मेरी समझ में सब कुछ आ गया, परंतु अगर मैं ये बात पहले ही समझ जाता तो फिर इतना कुछ होता ही नहीं। महामंत्री बोला, राजकुमार, आप इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि ये तो नियति का खेल है। जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। इसके बाद राज्य से संगीत और नृत्य पर लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए गए। स्वर लहरियां एक बार फिर से गूंज उठी, लेकिन अब एक अंतर था। संगीत, कला और राजनीति में अब एक समन्वय था। माणिकपुर एक बड़ा ही शांति प्रिय और समृद्ध राज्य बन चुका था।